क्या आप भी हर छोटी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं? क्या आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग की, जिसे लिखा है शौर्य कपूर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकल सकते हैं और अपने मन को शांत, स्पष्ट और मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज की ये सीख आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल दे। गोपाल हमेशा से होशियार लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचना। एक दिन ऑफिस में बॉस ने बस इतना कहा, गोपाल, हमें तुम्हारी रिपोर्ट पर फिर से काम करना होगा। इतना सुनते ही उसके दिमाग में तूफान शुरू हो गया। क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा? कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? सब लोग क्या सोचेंगे? पूरी रात गोपाल इन्हीं सवालों में उलझा रहा। असल समस्या रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि उसका अपना मन था। यही है ओवरथिंकिंग। जब हम किसी छोटी सी बात को बार बार सोचते हैं, उसे बड़ा बना देते हैं और कल्पनाओं में नकारात्मक कहानियां गढ़ लेते हैं। किताब समझाती है कि ओवरथिंकिंग अक्सर डर, असुरक्षा और पिछले अनुभवों से पैदा होती है। गोपाल के साथ भी यही था। कॉलेज के दिनों में एक बार उसकी प्रस्तुति पर सबने हंसी उड़ाई थी। तब से उसे हर आलोचना में अपमान दिखाई देता था। उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन यही सुरक्षा तंत्र उसे चिंता के जाल में फंसा देता था। एक शाम गोपाल अपने कमरे में बैठा था। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग भविष्य की काल्पनिक समस्याओं में उलझा रहता है, जबकि वर्तमान में सब ठीक होता है। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई इतनी बड़ी समस्या है या मैं उसे बड़ा बना रहा हूं? यही सवाल उसके बदलाव की शुरुआत बना। किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, बिना उन्हें परखे। हमारा मन बार बार क्या होगा अगर के सवाल पूछता है और हम उन कल्पनाओं को वास्तविकता समझ बैठते हैं। गोपाल ने तय किया कि वह अपने विचारों को पकड़कर देखेगा, क्या ये तथ्य है या सिर्फ डर। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता। यही इस अध्याय की सीख है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी समझकर बदला जा सकता है। गोपाल की कहानी अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में वो समझेगा कि नकारात्मक सोच का जाल उसे कैसे और गहराई में खींचता है। पिछले अध्याय में गोपाल ने समझा था कि ओवरथिंकिंग उसकी आदत बन चुकी है, लेकिन अब वो एक और सच्चाई से सामना करने वाला था, नकारात्मक सोच का जाल। ऑफिस में अगली सुबह जब उसने अपनी संशोधित रिपोर्ट जमा की, तो बॉस ने मुस्कुराकर कहा, अब ये बेहतर है। बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन गोपाल का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। उसके दिमाग ने फुसफुसाया, शायद वो सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, शायद अंदर से अभी भी खुश नहीं है। यही नकारात्मक सोच का जाल है, जब दिमाग हर सकारात्मक स्थिति में भी कमी ढूंढने लगता है। किताब समझाती है कि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खतरे को पहचानने के लिए बना है, लेकिन जब यही प्रवृत्ति हर परिस्थिति में नकारात्मक परिणाम देखने लगे, तो ये हमें अंदर से कमजोर कर देती है। गोपाल को एहसास हुआ कि वो हर बात में सबसे बुरा परिणाम पहले सोचता है। अगर कोई दोस्त फोन उठाए, तो उसे लगता, शायद वो मुझसे नाराज है। अगर कोई मैसेज का जवाब देर से दे, तो वो मान लेता, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। उसने देखा कि ज्यादातर डर कल्पना थे, सच्चाई नहीं। किताब में बताया गया था कि नकारात्मक सोच अक्सर 3 वजहों से जन्म लेती है: पुराने बुरे अनुभव, आत्मविश्वास की कमी और दूसरों की राय का डर। गोपाल के जीवन में ये तीनों मौजूद थे। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरे पास इस सोच का कोई सबूत है? जवाब अक्सर नहीं होता। यही वो क्षण था जब उसे समझ आया कि उसका मन उसे धोखा दे रहा है।
नकारात्मक सोच का जाल ऐसा होता है जिसमें हम खुद ही फंसते हैं और फिर उसी में तड़पते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को चुनौती देना शुरू करते हैं, जाल कमजोर पड़ने लगता है। गोपाल ने तय किया कि अब वो हर नकारात्मक विचार को बिना जांचे सच नहीं मानेगा। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने पहला कदम उठा लिया था। अब उसकी यात्रा अगले मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां उसे अपने डर और असुरक्षा की जड़ों का सामना करना होगा। नकारात्मक सोच के जाल को पहचानने के बाद भी गोपाल पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। अब वो समझ चुका था कि उसके विचार अक्सर सच नहीं होते, लेकिन सवाल ये था, आखिर ये डर पैदा कहां से होते हैं? एक दिन ऑफिस में नई प्रोजेक्ट मीटिंग रखी गई। टीम लीड ने कहा, इस बार प्रेजेंटेशन गोपाल देगा। ये सुनते ही उसके अंदर पुराना डर जाग उठा। दिल तेज धड़कने लगा। दिमाग ने तुरंत कहा, अगर फिर से गलती हो गई तो? अगर सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो? उसे कॉलेज का वही दिन याद आ गया जब उसकी प्रस्तुति पर कुछ छात्रों ने हंसी उड़ाई थी। वो घटना उसके मन में गहरे बैठ गई थी। किताब बताती है कि असुरक्षा अक्सर पुराने अनुभवों से जन्म लेती है। हमारा दिमाग हमें दोबारा चोट से बचाने के लिए डर पैदा करता है, लेकिन वही डर हमें आगे बढ़ने से भी रोक देता है। गोपाल ने महसूस किया कि उसकी असुरक्षा का असली कारण बाहरी लोग नहीं, बल्कि उसकी अपनी धारणा थी, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। यही सोच उसे हर मौके पर पीछे खींच लेती थी। उस रात उसने खुद से ईमानदारी से बात की, क्या एक पुरानी गलती मेरी पूरी पहचान तय करती है? उसने पहली बार अपने डर को दबाने के बजाय उसे समझने की कोशिश की। किताब की एक सीख उसे याद आई, डर को खत्म करने का तरीका उससे भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। अगले दिन उसने प्रेजेंटेशन की तैयारी पूरे आत्मविश्वास से की। जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो डर अब भी था, लेकिन इस बार उसने उसे नियंत्रित किया। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही तालियां बजी। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके मन के अंदर था। ये अध्याय सिखाता है कि असुरक्षा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अधूरी समझ है। जब हम अपने डर की जड़ तक पहुंचते हैं, तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। गोपाल की यात्रा अभी जारी है। अब वो सीखने वाला है कि वर्तमान में जीने की कला कैसे उसके मन को सच्ची शांति दे सकती है। प्रेजेंटेशन की सफलता के बाद गोपाल को लगा कि शायद अब उसका डर कम हो जाएगा, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि उसका मन फिर भी कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो इन बातों को पहचानने लगा था। एक शाम वो पार्क में अकेला बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लेकिन गोपाल का मन इन खूबसूरत पलों को महसूस करने के बजाय सोच रहा था, अगर अगला प्रोजेक्ट खराब हो गया तो? अगर फिर गलती हो गई तो? उसे किताब की एक पंक्ति याद आई, अधिकतर चिंताएं उन चीजों के लिए होती हैं जो अभी हुई ही नहीं। उसने गहरी सांस ली और पहली बार सच में आसपास देखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं, उसके ध्यान में है। उसका मन हमेशा क्या होगा या क्या हुआ था में उलझा रहता है, जबकि जिंदगी अभी में चल रही होती है। किताब समझाती है कि वर्तमान में जीना कोई बड़ी या जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ अपने ध्यान को इस पल में वापस लाने की कला है। गोपाल ने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए, धीरे धीरे सांस लेना, चलते समय कदमों को महसूस करना, खाना खाते समय उसका स्वाद समझना। धीरे धीरे उसने पाया कि जब वो पूरी तरह वर्तमान में होता है तो उसके विचार शांत हो जाते हैं। भविष्य की चिंता और अतीत की ग्लानि दोनों कमजोर पड़ने लगती है। ऑफिस में भी उसने यही अभ्यास अपनाया। जब भी उसका मन बेवजह भागने लगता, वो खुद से कहता, अभी क्या सच है? और अक्सर जवाब होता, सब ठीक है। गोपाल को समझ आने लगा कि शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि वर्तमान की स्वीकृति से मिलती है। यही इस अध्याय की सीख है।
जब हम इस पल को स्वीकार करते हैं तो ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब उसकी यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर रही है, जहां वो सीखेगा कि अपनी सोच पर सच में नियंत्रण कैसे पाया जाए। वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू करने के बाद गोपाल ने महसूस किया कि उसका मन पहले से शांत है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित नहीं। कई बार अचानक कोई नकारात्मक विचार आता और उसका ध्यान भटका देता। तब उसे समझ आया, सिर्फ विचारों को पहचानना काफी नहीं, उन पर नियंत्रण पाना भी जरूरी है। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने उसकी बात काट दी। पहले जैसा गोपाल होता तो वो घंटों सोचता रहता, शायद मैं बेवकूफ लग रहा था, शायद सब मुझे कम समझते हैं। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने मन में कहा, रुको, ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। किताब में बताया गया है कि विचार अपने आप आते हैं, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में होता है। गोपाल ने थॉट स्टॉपिंग तकनीक अपनाई। जैसे ही कोई बेकार या नकारात्मक विचार आता, वो मन ही मन कहता, बस, और तुरंत अपना ध्यान किसी रचनात्मक काम में लगा देता। उसने एक और तरीका सीखा, विचारों को लिखना और फिर तर्क से परखना। जब उसने अपने डर और आशंकाओं को कागज पर देखा, तो वे उतने बड़े नहीं लगे। उसे एहसास हुआ कि उसका मन अक्सर बिना सबूत के कहानियां बना लेता है। धीरे धीरे गोपाल ने अपनी सोच को दिशा देना शुरू किया। अगर मन कहता, तुम नहीं कर पाओगे, तो वो जवाब देता, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने लगा। किताब की सबसे बड़ी सीख यही थी, हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन विचारों के दर्शक हैं। जैसे ही गोपाल ने ये समझा, उसे लगा जैसे उसके हाथ में अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग आ गई हो। अब वो हर परिस्थिति में खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? उसकी सोच अब धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ रही थी। लेकिन आगे की राह में उसे अपनी भावनाओं को भी समझना था, क्योंकि विचारों के साथ साथ भावनाएं भी उसे गहराई से प्रभावित करती थी। अपनी सोच पर थोड़ा नियंत्रण पाने के बाद गोपाल को लगा कि अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि सिर्फ विचार ही नहीं, उसकी भावनाएं भी उसे अंदर से हिला देती हैं। एक दिन ऑफिस में उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया। उस पल उसके अंदर गुस्सा, निराशा और दुख एक साथ उमड़ पड़े। उसका मन फिर से पुरानी आदत की तरफ बढ़ा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते? लेकिन इस बार गोपाल ने खुद को रोका। उसने किताब की सीख याद की, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। वो घर आया और शांत होकर बैठ गया। उसने खुद से पूछा, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? जवाब साफ था, उसे अनदेखा किया गया महसूस हो रहा था। किताब बताती है कि जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, तो वे कमजोर पड़ने लगती हैं। गोपाल ने पहली बार अपने गुस्से को स्वीकार किया, बिना खुद को दोष दिए। उसने समझा कि भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अक्सर गलत फैसले करवा देता है। अगले दिन उसने शांत मन से अपने वरिष्ठ से बात की। बिना आरोप लगाए उसने अपनी मेहनत का जिक्र किया। परिणाम उसकी उम्मीद से बेहतर था। उसकी बात सुनी गई और उसकी सराहना भी हुई। उस पल गोपाल को समझ आया कि भावनाएं दुश्मन नहीं, संकेत होती है। वे हमें बताती है कि अंदर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। अगर हम उन्हें समझ लें, तो वे हमारी ताकत बन सकती है। धीरे धीरे गोपाल ने हर भावना को एक संदेश की तरह देखना शुरू किया। गुस्सा बताता है कि सीमा टूट रही है, डर बताता है कि तैयारी चाहिए, और दुख बताता है कि कुछ मूल्यवान खोया है। अब उसकी यात्रा अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां उसे निर्णय लेने की शक्ति विकसित करनी होगी, ताकि वो अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सके। भावनाओं को समझना सीखने के बाद भी गोपाल की एक पुरानी समस्या बाकी थी, निर्णय लेने में डर। वो अक्सर छोटे छोटे फैसलों में भी उलझ जाता था। क्या ये सही होगा? क्या लोग क्या सोचेंगे? अगर गलती हो गई तो?
एक दिन उसे कंपनी से नई शाखा में ट्रांसफर का अवसर मिला। ये उसके करियर के लिए बड़ा मौका था, लेकिन इसके साथ शहर बदलना और नई जिम्मेदारियां भी थी। उसका मन फिर दो हिस्सों में बंट गया। एक कहता, ये मौका है, आगे बढ़ो। दूसरा डराता, अगर असफल हो गए तो। पहले वाला गोपाल होता तो हफ्तों इसी सोच में फंसा रहता, लेकिन अब वो बदल रहा था। उसने किताब की एक महत्वपूर्ण सीख अपनाई। निर्णय लेते समय पूर्णता नहीं, स्पष्टता जरूरी है। उसने कागज पर दो कॉलम बनाए, फायदे और नुकसान। फिर खुद से पूछा, क्या मेरा डर तथ्य पर आधारित है या सिर्फ कल्पना है? ज्यादातर डर भविष्य की अनिश्चितता से जुड़े थे, सच्चाई से नहीं। किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा असर हमारी निर्णय क्षमता पर पड़ता है। जब हम हर संभावित नतीजे को सोचते रहते हैं तो हम कदम ही नहीं उठा पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी निर्णय 100% सुरक्षित नहीं होता। गोपाल ने महसूस किया कि गलती का डर ही उसे रोकता है। उसने खुद से कहा, अगर मैं गलती भी करूं तो सीख तो मिलेगी। यही सोच उसके लिए टर्निंग पॉइंट बनी। आखिरकार उसने ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। निर्णय लेते ही उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे समझ आया कि असमंजस में रहना गलत निर्णय से भी ज्यादा थका देता है। ये अध्याय सिखाता है कि निर्णय लेना आत्मविश्वास का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का निर्माण करता है। जब हम कदम उठाते हैं तभी हम मजबूत बनते हैं। अब गोपाल की यात्रा अगले पड़ाव पर है, जहां उसे आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता को और गहराई से विकसित करना होगा, ताकि वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। नई शाखा में ट्रांसफर स्वीकार करने के बाद गोपाल एक नए शहर, नए लोगों और नई जिम्मेदारियों के बीच खड़ा था। शुरुआत में सब कुछ अनजान था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा घबराया हुआ नहीं था। उसने निर्णय लिया था और उसी निर्णय ने उसके भीतर एक नई मजबूती पैदा कर दी थी। पहले हफ्ते में ही उसे एक महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी रणनीति प्रस्तुत करनी थी। पुराने दिनों का गोपाल होता तो रात भर सोचता रहता, अगर मैं अटक गया तो, अगर सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो। लेकिन अब उसने अपनी सोच को साफ रखने का अभ्यास किया था। उसने खुद से कहा, तथ्य क्या है? मैंने तैयारी की है, मुझे विषय की समझ है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये सरल स्पष्टता उसके मन को शांत कर रही थी। किताब सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि छोटे छोटे सफल अनुभवों का परिणाम है। हर बार जब गोपाल ने अपने डर के बावजूद कदम उठाया, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हुआ। मानसिक स्पष्टता का मतलब था अनावश्यक विचारों को हटाकर सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान देना। मीटिंग के दिन उसने खुद को सिर्फ प्रस्तुति पर केंद्रित रखा, न कि लोगों की प्रतिक्रियाओं पर। परिणाम उम्मीद से बेहतर रहा। उसकी बातों को सराहा गया और सुझावों को मंजूरी मिली। उस पल गोपाल ने महसूस किया कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये तब बनता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझकर सही दिशा में कदम उठाते हैं। अब वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछता, आज मैं किस एक काम पर पूरी स्पष्टता के साथ ध्यान दूंगा। इस आदत ने उसके दिन को व्यवस्थित और शांत बना दिया। उसे समझ आ गया कि जब मन स्पष्ट होता है तो ओवरथिंकिंग की जगह नहीं बचती। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलना था, ताकि ये नया आत्मविश्वास और स्पष्टता उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन जाए। आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता का स्वाद चखने के बाद गोपाल समझ चुका था कि असली बदलाव तभी टिकेगा जब उसकी आदतें बदलेंगी। क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ एक विचार नहीं थी, ये सालों से बनी हुई आदत थी। नई शाखा में काम करते हुए उसने नोटिस किया कि जैसे ही कोई चुनौती सामने आती, उसका मन पुराने पैटर्न की ओर भागता। सबसे बुरा सोचना, खुद पर शक करना, भविष्य की चिंता करना। फर्क बस इतना था कि अब वो इसे पहचान लेता था। किताब बताती है कि हर आदत 3 हिस्सों से बनती है: संकेत, ट्रिगर, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और परिणाम।
रिवॉर्ड। गोपाल ने अपनी ओवरथिंकिंग का पैटर्न समझा। संकेत, कोई अनिश्चित स्थिति। प्रतिक्रिया, जरूरत से ज्यादा सोचना। परिणाम, झूठी सुरक्षा का एहसास। अब उसने प्रतिक्रिया बदलने का फैसला किया। जब भी कोई अनिश्चित स्थिति आती, वो तुरंत गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, क्या ये अभी हल करने वाली समस्या है? अगर जवाब नहीं होता, तो वो ध्यान किसी रचनात्मक काम में लगा देता। उसने एक नई आदत भी जोड़ी, रात को सोने से पहले 10 मिनट विचार लेखन। जो भी चिंता होती, वो कागज पर लिख देता। इससे उसका मन हल्का हो जाता और नींद बेहतर आने लगी। धीरे धीरे उसका दिमाग नया पैटर्न सीखने लगा। अब चुनौती आते ही घबराहट नहीं, बल्कि योजना बनाने की सोच आती। यही आदत परिवर्तन की असली ताकत थी। छोटे लेकिन लगातार कदम। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपना पुराना रूप याद आया। हर बात पर घबराने वाला, उलझा हुआ गोपाल। और आज का गोपाल ज्यादा स्थिर, ज्यादा स्पष्ट। उसे समझ आ गया कि आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलना ही असली जीत है। अब उसकी यात्रा अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, जहां वो एक शांत और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाएगा और ओवरथिंकिंग से पूरी तरह आजादी का अनुभव करेगा। कई महीनों की इस यात्रा के बाद गोपाल अब वही इंसान नहीं रहा था, जो हर छोटी बात पर रात भर जागता रहता था। उसने अपने डर को समझा, नकारात्मक सोच के जाल को पहचाना, वर्तमान में जीना सीखा, निर्णय लेना शुरू किया और अपनी आदतों को बदलने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए। अब उसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनका असर बदल गया था। एक दिन नई शाखा में अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट रद्द हो गया। पूरी टीम तनाव में थी। पुराने गोपाल के लिए यह स्थिति कई दिनों की चिंता का कारण बन जाती। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, अभी मेरे नियंत्रण में क्या है? उसने टीम को इकट्ठा किया और शांत स्वर में कहा, हम नया प्लान बनाएंगे। उसके शब्दों में घबराहट नहीं, स्थिरता थी। उसे एहसास हुआ कि संतुलन का मतलब समस्या का न होना नहीं, बल्कि समस्या के बीच शांत रहना है। किताब की अंतिम सीख यही थी, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की समझ से आती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचान लेते हैं, तो जीवन संतुलित होने लगता है। गोपाल ने अब अपने लिए कुछ नियम बना लिए थे। हर दिन कुछ समय सिर्फ वर्तमान के लिए, हर नकारात्मक विचार को चुनौती देना, हर निर्णय में स्पष्टता और साहस रखना, और हर भावना को समझकर संभालना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ओवरथिंकिंग अब उसकी पहचान नहीं रही। वो अब विचारों का गुलाम नहीं, उनका मार्गदर्शक बन चुका था। एक शाम वही पार्क, वही ढलता सूरज, लेकिन इस बार गोपाल का मन शांत था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, जिंदगी हमेशा अनिश्चित रहेगी, लेकिन मैं अब स्थिर हूं। यही इस पूरी यात्रा का सार था। ओवरथिंकिंग से आजादी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि समझ, अभ्यास और निरंतर प्रयास का परिणाम है। और गोपाल की कहानी ये साबित करती है कि जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तो वो सच में शांत और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए नई बुक समरीज लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।